नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली रवाना होते समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। प्रधानमंत्री से मिलूंगा और छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा करूंगा तथा प्रधानमंत्री को नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और हमें मिली सफलताओं के बारे में जानकारी दूंगा। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ पर कहा कि ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। कल भी हमें सफलता मिली थी। कल हमारे जवानों ने एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सीसीएम को मार गिराया। हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। दिल्ली प्रवास है, 2 दिन का, कल वापसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। अब उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे। नक्सलवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। सर, निगम मंडल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के पूर्व मंत्री व नेता बलौदाबाजार जिले के ग्राम रसौट पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक शकुंतला साहू की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस बीच पलारी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, जिसे साय सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर विशेष चिंता जताई। लेकिन चल रहा है तो जितनी भी योजनाएं हम लोग नरवा कार्यक्रम हम लोगों ने संचालित किया, 13,000 नाले हम लोग ट्रीटमेंट किए। उसी में बालोद जिले में पूरे देश में दूसरे स्थान प्राप्त किया। उसका इनाम ये लोग लाए। काम हमारे वन विभाग के मंत्री ने किया, लेकिन इनाम वो लोग लाए। गौठान इतना बढ़िया योजना, रीपा भी पूरा बंद है, ये लोग दूसरा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गौठान केवल मवेशी को रखने की व्यवस्था नहीं, बल्कि मवेशी यदि वहाँ रहे तो सड़क दुर्घटना भी बचत होगी, फसल की रखवाली भी होगी तो फसल भी बचेगा। तीसरा, गोबर भी खरीदने की व्यवस्था हो रही थी। आज यदि वही हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होता तो डीएपी के स्थानापन्न हो सकता था। डीएपी की जगह हम वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर सकते थे। हमारे फसल उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार ने उसे भी बंद कर दिया। अब 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल होने जा रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पाया, ना शहर में ना गांव में। उसके कारण दुर्घटना, केवल दुर्घटना नहीं हो रहा है, बल्कि गौ तस्करी भी। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि गौ तस्करों को पकड़ा गया। हमारे समय में तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन गौ तस्करी। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं
समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाराजा चौक दुर्ग में सर्वधर्म सेवा संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपथी के मार्गदर्शन एवं संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई के नेतृत्व में पर्यावरण पखवाड़े का उत्साहपूर्ण शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यावरण प्रेमियों को संकल्प दिलाकर किया गया, जिसमें पृथ्वी की हरियाली और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा हेतु पर्यावरण की रक्षा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के दौरान 200 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसे पाकर नागरिकों में भी विशेष उत्साह देखा गया। साथ ही संस्था द्वारा 500 पौधों के रोपण हेतु स्थलों का चिन्हांकन कर विधिवत अनुमति भी प्राप्त कर ली गई। इन स्थलों पर गड्ढा खनन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। जैसे ही मानसून आगमन होगा, संस्था के द्वारा इन स्थलों पर जाकर व्यापक रूप से पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण पखवाड़े का समापन संस्था के स्थापना दिवस माने 6 जुलाई को एक रक्तदान शिविर के माध्यम से किया जाएगा, जो सेवा और जागरूकता का सशक्त संदेश देगा।
संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज समय आ गया है कि देश की 140 करोड़ जनता पर्यावरण की रक्षा को केवल अभियान नहीं, दैनिक जीवन की आदत व आचरण में ला ले। अगर हम पौधारोपण नहीं कर सकते तो कम से कम पानी और बिजली की बचत करें, प्लास्टिक से दूरी बनाएं और कचरा फैलने से बचाएं। यही सच्ची देशभक्ति और जिम्मेदारी नागरिक की होनी चाहिए। संस्था ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि इस पखवाड़े को केवल 15 दिन का उत्सव न मनाएं, बल्कि हर दिन को पर्यावरण दिवस बनाएं। यही हमारी अगली पीढ़ियों के प्रति सच्ची चिंता व देश सेवा होगी। कार्यक्रम में कुमारी वंदना साहू, प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, भेखराम साहू, तेजराम साहू, घनश्याम पांडे, बसंत सलंकर, रमेश प्रजापति, वेणुगोपाल, देवांगन, रघुवंश सैनी, शंभू यादव, अशोक सोनी, योगेंद्र शर्मा, भागवत शर्मा, विष्णु यादव, रामेश्वर पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हम पूर्व महाराजा चौक में पर्यावरण दिवस मनाने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हर वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाने के बाद भी पर्यावरण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक समय था जब नदियों और कुओं से पानी पिया जाता था, फिर कुएँ और बोर से पानी पीने का प्रचलन चालू हुआ। अब हम बोतल तक आ गए। हमारी आने वाली पीढ़ी कौन सा पानी पिएगी और कितना कीमती पानी पिएगी, ये एक चिंतन का विषय है। अब समय आ गया है कि हमको पर्यावरण सुरक्षा को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि पेड़ लगाएं। पेड़ नहीं लगा सकते हैं, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, कचरा गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक से दूरी बनाएं। यदि देश की 140 करोड़ जनता पर्यावरण सुरक्षा को दैनिक दिनचर्या में शामिल करे तो निश्चित रूप से हमारे देश का पर्यावरण बेहतर हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय पर्यावरण, जय भाईचारा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार रत्नाकर, सर्वधर्म सेवा संस्था का सचिव हूँ और हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पौधों का, जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्हें पौधों का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम जो देख रहे हैं, क्या आप तैयार हैं आने वाली विनाशकारी गर्मी, सूखे और प्रदूषित हवा के लिए? क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों को पीने के लिए पानी और स्वच्छ वातावरण और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यह सिर्फ पोस्टर और भाषण से कुछ नहीं होगा। एक पेड़ लगाइए, पानी की हर बूंद बचाइए और बिजली की फिजूल खर्ची बंद कर दीजिए। प्लास्टिक और कचरे को ना कहिए। आपका एक एक कदम एक पूरी पीढ़ी को जीवन दान दे सकता है। मैं घनश्याम पांडे, सर्वधर्म सेवा संस्था से बोल रहा हूँ। हमारी संस्था विगत 21 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में श्री प्रतीक भोई की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्ग के महाराजा चौक पे हमारी संस्था द्वारा करीब 200 पौधों का वितरण किया जा रहा है और आगामी माह में 6 जुलाई को हमारी संस्था का स्थापना दिवस है। उस दिन हम लोग करीब 500 पौधे। मैं भेखराम साहू, हमारी संस्था सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई विगत वर्षों से पर्यावरण, अंगदान और मृत्यु भोज एवं पानी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी संस्था लोगों को पौधा देकर पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हमारे शहर, हमारे देश को, लोगों को स्वस्थ बनाएं पर्यावरण के द्वारा। बस, धन्यवाद। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शनिवार को छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा त्योहार मनाएंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि ये त्योहार शांति का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, बुराई को खत्म करने कुर्बानी दी जाती है। सभी से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीर और वीडियो वायरल ना करें। कुर्बानी सार्वजनिक जगह पर ना करें, अपने घर पर कुर्बानी करें और चारों तरफ से उस जगह को ढक कर करें। अस्सलाम वालेकुम। सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि
ईद उल अजहा जो एक कुर्बानी का त्यौहार है और अपनी बुराई को कुर्बान करने का त्यौहार है। तो ये जो कुर्बानी जो आप जो कर रहा है वो सार्वजनिक जगह ना करे, शासन के नियम का पालन करे, हमारे पड़ोसी को तकलीफ नहीं हो वैसा काम करे, रोड में कुर्बानी ना करे, नालियों में खून ना बहाए, और जो भी कुर्बानी होती है अपने घर में या गड्ढा कर दीजिए, गड्ढे में खून दफना दीजिए। और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में कुर्बानी का फोटो भी ना डालें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सल लीडर सुधाकर उर्फ गौतम को लेकर बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में सीपीआई माओवादी नेता, केंद्रीय कमेटी पोली ब्यूरो सदस्य और सीपीआई महासचिव बसव राजू का शव बरामद होने के बाद 5 जून को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ माओवादी कैडरों और पीएलजी कैडरों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे। उसके आधार पर एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई बार गोलाबारी भी हुई। गोलीबारी के बाद तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव और AK-47 हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर मारे गए माओवादी की पहचान केंद्रीय समिति सदस्य सुधाकर उर्फ गौतम के रूप में की गई है। 21 मई 2025 को अबूझमाड़ जंगल अंतर्गत सीपी मोदी संगठन की सरगना सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर एवं सीपी मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी के रिकवरी के पश्चात आज दिनांक 6 जून को सुरक्षा बल को माओवादी विरोधी अभियान में काफी एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ। आज दिनांक 6 जून को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में सीपी मोदी संगठन की सीनियर माओवादी कैडर्स तथा पीएलजी कैडर्स की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक को प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एक माओवादियों के डेड बॉडी तथा AK-47 वेपन और काफी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद हुई। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों की शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर अभी सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम के रूप में अभी उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। मूलतः आंध्र प्रदेश का इल्लूरू जिला का रहने वाला ये कैडर विगत कई वर्षों से सीपी मोदी संगठन में अलग अलग इलाका में अलग अलग हिंसात्मक गतिविधि में शामिल रहा। वर्तमान में रेपोस यानी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल की विचारधारा जो माओवादी के एक हिंसात्मक विचारधारा है, एक आदिवासी विरोधी, एक जन विरोधी, एक विकास विरोधी विचारधारा का एक सरगना के रूप में एक काम करते आ रहे थे। आज इस मुठभेड़ के पश्चात गौतम उर्फ सुधाकर का जो डेड बॉडी रिकवर करने से जो माओवादी विचारधारा एक हिंसात्मक विचारधारा का अंत के रूप में हम उसको देख सकता है। और इस इलाके में अभी वर्तमान में और भी सर्चिंग ऑपरेशंस जारी है। इसी कारण से हम और डिटेल्स हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सर्चिंग अभियान कंप्लीट होने के पश्चात और इस मुठभेड़ के संबंध में और विस्तार से जानकारी हम शेयर करेगा। राजधानी में सूदखोरी के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाले करणी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अंडा ठेले से शुरू करने वाले इन दोनों भाइयों ने ब्याज के धंधे में गहराई से उतरकर लोगों की मजबूरी को हथियार बनाया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। कंट्रोल रूम में मामले का राजफाश करते हुए एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने बताया कि वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट, धमकी और संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने जैसे गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296, 315(2), 351(2), 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाज़ी कारतूस और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर
और इसके अतिरिक्त एक 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, एक थार, एक ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, बीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अपराध क्रमांक 230 एवं 231 2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।